Welcome to Common Mind. So today we are going to do the second paper of CDS of 2014 and अब तक आपको जो पिछले पेपर में जो क्वेश्चंस आपको दिखे या जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया उसका पैटर्न आपको पता चल गया होगा। फर्स्ट हाफ में आपका बेसिक अलजेब्रा, अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं और जो दूसरा हाफ है उसमें प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आते हैं। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, टेक्स्ट बुकलेट के हम जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस लगाएंगे सबकी सीरीज़ ए है एंड बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। नो, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स बट देयर इज़ अ लीकेज ऑल्सो। अभी देखिए पाइप्स एंड सिस्टम्स का सवाल आ चुका है, ठीक है ना। पाइप्स और टैंक्स का हमसे कह रहा है कि पाइप ए है जो है हमारे पास, वो है कि वो किसी टैंक को 3 आवर्स में फिल कर सकती है, ठीक है। पाइप ए है वो 3 आवर्स में फिल कर सकती है। ड्यू टू विच इट बट देयर इज़ अ लीकेज ऑल्सो ड्यू टू विच इट टेक्स 3.5 आवर्स फॉर द टैंक टू बी फिल्ड। सपोज हम लीकेज को बोल देते हैं कि ये दूसरी पाइप है, पाइप बी है ना, जो कि इसको खाली कर रही है। तो बी को खाली करने में, अच्छा, ड्यू टू विच इट टेक्स 3.5 आवर्स फॉर द टैंक टू बी फिल्ड। अब यहाँ पे लिख रहा है कि टैंक टू बी फिल्ड, मतलब कि हमको ए के रिस्पेक्ट में बात करनी है, मतलब हमको इस रिस्पेक्ट में बात करनी कि टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगा यदि ये दोनों के दोनों पाइप खोल दिए जाए। उस केस में हम ए प्लस बी लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी मतलब कि ए और बी दोनों ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट करने का मतलब है कि एक पाइप अगर फिल कर रहा है तो दूसरा पाइप उसको खाली कर रहा है। तो अगर ये दोनों के दोनों टैंक जब चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में, तो वो 3.5 यानी कि 7/2 आवर्स लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक इन एम्प्टिंग द टैंक इफ द टैंक इज फिल्ड इनिशियली। यानी कि हमसे इंडिविजुअली जो है वो बी का पूछ रहा है कि बी कितना टाइम लेगा यदि टैंक पहले से भरा हुआ है, तो बी कितना टाइम लेगा उस टैंक को खाली करने के लिए। तो हमसे इंडिविजुअली जो है बी का पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 3 और 7/2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 7/2 का एलसीएम क्या होता है, जब भी कोई फ्रैक्शन होता है तो हम उसके अगर हमको उस फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो हम उसके न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 21, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका एचसीएफ लेते हैं, तो 1 और 2 का एचसीएफ आएगा 1। तो यानी कि ए और ए प्लस बी का एलसीएम आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। यानी कि 21 यूनिट, यदि 21 यूनिट पूरा वर्क होता है, यानी कि 21, सपोज हम मान लेते हैं कि 21 टैंक है पूरा, है ना, पूरा का पूरा टैंक है वो 21 है, तो ए को कितना टाइम लगेगा। ए जो है 1 यूनिट वर्क, मतलब कि 1 घंटे में कितना यूनिट वर्क करेगा, तो 21/3 7 है ना, क्योंकि उसको 3 घंटे लगते हैं पूरी टैंक को फिल करने में। और टैंक की मान लेते हैं वॉल्यूम या लीटर जो भी है वो 21 लीटर का है, तो 1 घंटे में 7 लीटर भरता है, तभी तो 3 घंटे में 21 भर पाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर ए प्लस बी देखें तो वो कितने में कर पाएगा, तो वो कर पाएगा आपका 6 यूनिट वो कर पाएगा, मतलब कि 1 घंटे के अंदर वो 6 यूनिट या 6 यूनिट टैंक भर पाएगा, ठीक है। अब ए प्लस बी, ए जो है वो 7 ले रहा है, उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो 7 यूनिट्स की है। वर्क एफिशिएंसी का मतलब है कि वो 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है। और ए प्लस बी यदि दोनों एक साथ चल रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट, मतलब कि वो 1 घंटे में 6 फिल कर सकते हैं। यानी कि बी, जो बी है हमारा, वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली -1 यूनिट ही तो कर रहा है, मतलब कि उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है 1 घंटे की, उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट को कम कर रहा है ना, वो 1 यूनिट को कम कर रहा है। उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो क्या है, वो 1 यूनिट कम कर रहा है। अगर ये 7 यूनिट भर रहा है 1 घंटे में, और अगर ये 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में ओवरऑल कितना भर रहा है, 6 ही तो भर रहा है। तो फिर इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमको ये निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 21। हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक इन एम्प्टिंग द टैंक, तो 21 ही तो होगा, क्वेश्चन मार्क 21 हो जाएगा। 7 × 3 21 होगा, 7 × 3 21 होता है, तो 1 × 21 21 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अ ट्रेन टेक्स 10 seconds. A train takes 10 seconds to cross a pole and 20 seconds to cross a platform of length 200 मीटर। देखिए फिर से वही सवाल आया। A train takes 10 seconds to cross a pole। ये पोल है और ये ट्रेन का अगला हिस्सा है। सपोज यहाँ पे एक ट्रेन आ चुकी है, ऐसे ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन का अगला हिस्सा है ये, और ये ट्रेन का सबसे पिछला हिस्सा है।
तो इस पिछले हिस्से को यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा वो 10 सेकेंड्स दिया हुआ है हमको, और इसकी लेंथ हमें गिवन है L, ठीक है। बेसिकली हमको L निकालनी है। तो टेक्स 10 सेकेंड्स टू क्रॉस अ पोल, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी इसकी आ जाएगी ये डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस जो जब इसका जब ये वाला हिस्सा इसका यहाँ पे आएगा तो उसने टोटल लेंथ कवर की L और कितने सेकंड में कवर की 10, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। दूसरे में हमसे बोल रहा है कि टू एंड 20 सेकेंड्स टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200 मीटर। अब देखिएगा ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये हमारे पास एक ऐसे प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन का अगला हिस्सा है, ठीक है। अगला जो इंजन होता है ट्रेन का वो एकदम इसके स्टार्टिंग पे है, ठीक है, एकदम इसके स्टार्टिंग पे, और यहाँ पे ये पूरी ट्रेन है। जब तक ये हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, और ये अब देखिएगा यहाँ पे जब इस ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है जब तक कि वो पार नहीं कर जाता, ये कंडीशन आनी चाहिए, और ये कंडीशन कब है, टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स पे, ये कंडीशन है हमारी। तो इस ट्रेन ने कितना चल लिया, अच्छा इसके हम पिछले हिस्से को यदि रेफरेंस माने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने L चला, उसके बाद जब इस ट्रेन का पिछला हिस्सा यहाँ पे आया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कितना चलना पड़ा, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 200 है, और इस दौरान इसको कितना टाइम लगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, यानी कि उसको 20 सेकेंड्स लगे इन टोटल। तो यहाँ पे अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा L प्लस 200 अपॉन टाइम टेकन कितना हो जाएगा 20, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, दोनों की दोनों वेलोसिटी में इक्वेशन है, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा क्या, 1 इज इक्वल टू 2, तो L बाई 10 इज इक्वल टू L प्लस 200 बाई 20। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई 200, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 200 मीटर्स। अब A, B, C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 8, 12 एंड 15 डेज। फिर से वही सवाल आ गया, A काम कर रहा है इंडिविजुअली, कोई किसी भी पीस ऑफ वर्क को इंडिविजुअली करने में A को 8 दिन लगते हैं, B को 12 दिन लगते हैं और C को 15 दिन लगते हैं। यदि A, B और C तीनों काम करेंगे एक साथ, तो यदि A, B और C तीनों एक साथ काम करेंगे तो वो, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 120। सपोज 120 यूनिट वर्क है मेरे पास, और अगर A जो है 8 दिन में काम पूरा कर रहा है तो उसकी वर्क एफिशिएंसी यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा 15 यूनिट 1 डे, है ना। अगर 120 यूनिट काम करना है इन सबको तो A की वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी 15 यूनिट की, इसकी वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी 10 यूनिट की, इसकी वर्क एफिशिएंसी होगी 8 यूनिट की। वर्क एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, ठीक है। A एंड B स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट A क्विट्स आफ्टर टू डेज, तो इस 2 डेज को ध्यान में रखिएगा, ये 2 है प्लस आफ्टर दिस C ज्वाइंट्स, अच्छा A एंड B स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट A क्विट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डेज, यानी कि A और B दोनों ने कितने दिन काम किया 2 दिन, तो 2 दिन इन दोनों का कंबाइंड एक दिन का कितना हो जाएगा 25 यूनिट, और 2 दिन का है तो 25 इंटू 2 यानी कि 50 यूनिट काम इन दोनों ने पूरा कर दिया। बचा कितना है 120 माइनस 50, तो 70 यूनिट बचा हुआ है, 70 यूनिट बचा है। अब C joins and work still completion of the work, ठीक है। अब B और C आपस दोनों में ज्वाइन कर गए, जब B और C दोनों ज्वाइन कर गए तो एक दिन में उनका काम कितना है 18 यूनिट का, और करना कितना है 70 यूनिट, तो 70/18 डेज लगेंगे इनको रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए। कितना हो जाएगा 2 9 जा 2 35 जा, तो 9 3 जा 27, और ये कितना हो जाएगा 8/9, ठीक है। तो इनको इतना टाइम लग रहा है बी और सी को खत्म करने में, लेकिन हमसे पूछा हुआ है कि इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है। तो जब टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा तो हम इसको भी तो इंक्लूड करेंगे, तो 2 + 3 टाइम्स 8/9 कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 8/9 यूनिट डेज, ठीक है। इतना डेज लगा वर्क कंप्लीट होने में, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है, the distances between 2 points A and B is 110 kilometer. If X starts running from point A at a speed of 60 kilometer per hour,
ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको कितनी 110. X starts running from point at a speed of this kilometer per hour and Y starts running from point B at this kilometer per hour. They meet at point C somewhere on the line AB. Suppose ये यहाँ पे मीट करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट सी है, इसने चला x तो इसने चला होगा कितना 110 माइनस एक्स. दे मीट एट अ पॉइंट सी, दे मीट एट अ पॉइंट समवेयर ऑन द लाइन ए बी. ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए सी इज टू बी, यानी कि हमसे ए सी इज टू बी सी का रेशियो पूछ रहा है. तो एक बात, जब ये दोनों मीट करेंगे सपोज यहाँ पे, तो सेम टाइम में लगा, सेम टाइम में ए सी तक आया और सेम टाइम में बी यहाँ तक आया, तो हम T1 इज इक्वल टू T2 कर देंगे बस, और कुछ नहीं. तो T1 क्या हो जाएगा आपका x अपॉन 60, x अपॉन 60 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 110 माइनस एक्स अपॉन, मतलब v ऑफ वेलोसिटी ऑफ x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ y, ये कर रहे हैं बस. तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी, टाइम टेकन बाई x इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई y. तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x के लिए कितना चला x बाई 60 और y कितना चला 110 माइनस एक्स अपॉन 40. तो यहाँ से कटा, तो 2x इक्वल टू 330 माइनस 3x, तो 5x इक्वल टू 330, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर देखें मतलब 110 माइनस एक्स कितना आ जाएगा इसका 44 आ जाएगा. यानी कि x ने चली टोटल 66 और y ने चली टोटल 44. हमसे इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो 3:2 आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज B एंड हेंस कंप्लीट्स अ वर्क इन 40 डेज लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B. कहने का मतलब है कि अगर A जो है थ्राइस एज एफिशिएंट एज B, कहने का मतलब है कि यदि A कोई काम x दिन में पूरा कर रहा है, कोई काम यदि A x दिन में पूरा कर रहा है, तो B उसको 3x दिन में पूरा करेगा. क्योंकि अगर कोई चीज़ की अगर यदि ज़्यादा एफिशिएंसी होती है तो वो कम दिन में पूरा काम करेगी, जो जितना ज़्यादा कम दिन पूरा काम करेगा उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा. तो अगर A जो है थ्राइस एज एफिशिएंट एज B है, यानी कि A जो है यदि x दिन लेता है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो B हमारा कितना दिन लेगा 3x दिन लेगा. अब हमसे लिखा हुआ है कि hence completes A is thrice as efficient as B and hence completes a work in 40 days less than the number of days of B. यानी कि कहने का मतलब है कि जितना A जितने दिन में काम कर रहा है वो क्या है, यानी कि जो A काम कर रहा है x, वो 40 डेज लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B है. यानी कि 40, या फिर आप इसको ऐसे देखो कि 40 B जो है वो 40 डेज ज़्यादा ले रहा है, 40 डेज ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 3x विल बी 40 प्लस x. तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई, इस x को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि किसी काम को A जो है 20 दिन में पूरा करेगा, तो B जो है उसको 60 दिन लगाएगा. अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा 60, यानी कि 60 यूनिट जो है टोटल वर्क है. तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 60 यूनिट वर्क है और वो उसको 20 डेज में पूरा कर रहा है. तो एक दिन में कितना काम पूरा करेगा वो 3 यूनिट्स का, और B एक दिन में कितना काम करेगा 1 यूनिट का. ठीक है, तो जब A और B साथ में काम करेंगे तो एक दिन में वो टोटल 4 यूनिट काम कर लेंगे, और टोटल हमारे पास काम कितना 60 यूनिट्स का. तो कितने नंबर ऑफ डेज लग जाएंगे 15 डेज, काम खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए फिर से वही सवाल है. इसमें कितना हो जाता है, हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पर्सन P1 इंटू नंबर ऑफ डेज अपॉन W1 इज इक्वल टू P2, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन अदर कंडीशन 2 इंटू नंबर ऑफ डेज अपॉन W2, ये हमारे पास होता है. ठीक है, अब पर्सन 1 की वैल्यू 10 है, D1 की वैल्यू 12 है, अपॉन W1 की वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू पर्सन 2 की वैल्यू 8 है, D2 हमको चाहिए और W2 हमको दिया 6. बस यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 3 2 सॉरी 4 एंड 5, तो कितना हो जाएगा 15 45 बाई 4, तो 45 बाई 4 कितना हो जाएगा 11.25 डेज जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. द हाइट ऑफ द ट्री वेरीज एज अ स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज, तो हाइट जो है हमारी
वो रूट एज के बराबर है, तो h इज इक्वल टू when the age of the tree is 9 years its height will be 4 feet, यानी कि 4 इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे, तो एज जो है हमारी रूट अंडर रूट 9 है तो ये 3 हो जाएगा, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 12, तो हाइट ऑफ द ट्री व्हेन द एज इज 16 ईयर्स, तो हाइट इज इक्वल टू k की वैल्यू 12 अपॉन रूट 16 तो 4, तो अच्छा एक मिनट सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, ये मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे ये होगा कि हाइट ऑफ द ट्री वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या ऐसा कुछ दिया नहीं तो हम ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही मानेंगे, तो इसका जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज, तो हाइट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी k रूट एज, हमको दिया है कि ए हाइट 4 फीट है तो k और रूट एज है मतलब रूट 9 तो रूट 3 हो जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से 4/3 आ गई, अब इसी की 4/3 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। दूसरी कंडीशन हमको गिवन है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन एज इज 16 ईयर्स, तो रूट 16 हो जाएगा 4, तो हाइट की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 16/3 फीट, तो कितना हो जाएगा 5 फीट 1/3, तो अब देखिए हमको इंचेस में दिया हुआ है तो 1/3 का मतलब क्या होता है 4 इंच, यानी कि 5 फीट एंड 4 इंचेस, ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, A/B हमको गिवन है 2:5 और हमको दिया है कि B/C का गिवन है 3:4, अब हमको इन दोनों को कंबाइन करना है और हमको निकालना है कि A/B/C क्या है, तो देखिए जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे B और B दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आने का मतलब कि हमें इन दोनों को सेम करना है, तो 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 15, ठीक है, तो 5 को 3 A/B को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 6:15, और जब हम इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15:20, तो दोनों 15 कॉमन आ गया, तो यहाँ से ले सकते हैं कि 6:15:20 ये हमारा रेशियो हो जाएगा किसका A/B/C का, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 6:15:20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, when an article is sold at 20% discount the selling price is ₹24, तो जो 20% डिस्काउंट पे है तो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस रही होगी कितनी हो जाएगी 4x/5 इज इक्वल टू 24, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 30, और अब हमको 30% डिस्काउंट बोल रहा है तो 30 - 30% ऑफ 30, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से कटा तो 30 - 9 21 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ शॉपकीपर सेल्स इज आर्टिकल्स एट देयर कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है तो इस समय तक उसका जो प्रॉफिट है या लॉस है दोनों ही जीरो है, बट यूजेस द फॉल्टी बैलेंस विच रीड्स 1000 ग्राम फॉर 800 ग्राम, यदि 800 ग्राम में 1000 ग्राम रीड कर रहा है, एक्चुअल में 800 है लेकिन रीड कर रहा है 1000, तो उसको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा दिस माइनस दिस अपॉन दिस इंटू 100, तो कितना हो गया ये 4 हो गया, तो 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन था। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, अच्छा देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड लगाते हैं, हमको सभी को पता है कि यदि डिफरेंस दिया हो, सपोज ये जो डिफरेंस है हमारा अगर 2 ईयर्स का है तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास PR/100 का स्क्वायर डायरेक्टली, और अगर डिफरेंस इन दोनों के बीच का दिया हो 3 ईयर्स का तो इसके बीच का फॉर्मूला होता है आपका PR/100 का स्क्वायर इंटू R/100 + 3, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो फिलहाल हमको 2 ईयर्स का डिफरेंस दिया हुआ है तो और R की वैल्यू 10% दी है, तो यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर देना और कुछ नहीं। हमसे बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹X, यानी कि जो P की वैल्यू है वो X गिवन है और जो डिफरेंस है वो हमको 10 गिवन है, रेट हमको भी 10 गिवन है, तो बस सारी वैल्यूज रख देनी है, तो 10 इज इक्वल टू P 10/100 का स्क्वायर, ये कटा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10, सॉरी 10 नहीं 1000 है ना, यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर 100, तो 100 × 10 हो जाएगा 1000, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 1000।
A sum of money becomes 3 times in 5 years at simple interest. In how many years will the same sum become 6 times at the same rate? अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT by 100 होता है बस। तो सम ऑफ मनी मतलब कि प्रिंसिपल हमको P गिवन है और R भी वही है, तो 3 और 5 ईयर्स में अपॉन 100, तो ये हमारा SI हो जाएगा। तो SI मेरे पास कितना हो गया, PR by 20। अब हमसे बोल रहा है कि जो सम ऑफ मनी है वो 3 टाइम्स हो चुका है। 3 टाइम्स मतलब कि जो टोटल हमारे पास अमाउंट रिसीव हुआ आफ्टर 5 ईयर्स, वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स द सम ऑफ मनी, तो 3P हो जाएगा। ठीक है, तो 3P इज इक्वल टू P प्लस जो सम ऑफ मनी था प्लस सिंपल इंटरेस्ट PR by 20, तो 2P इज इक्वल टू PR by 20। P से P कैंसिल आउट हो गया, R की वैल्यू आ गई 40। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम सम बिकम 6 टाइम्स एट द सेम रेट, तो यानी कि 6P इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो 5P इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमको टाइम निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 5P आ गई इज इक्वल टू P इंटू R की वैल्यू 40 है और टाइम हमको चाहिए बाई 100, तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 गया, 2 से 5 गया, तो यहाँ से आपके पास जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, यहाँ से इधर ही आ जाएगा, तो 25/2, 25/2 यानी कि 12.5 ईयर्स। ठीक है, अ मैन बाइज 200 ऑरेंजेस फॉर ₹1000, 200 ऑरेंजेस फॉर ₹1000, तो एक ऑरेंज की कीमत कितनी हो गई, 5 रुपीज़, एक ऑरेंज की कीमत 5 रुपीज़ हो गई। इन हाउ मेनी ऑरेंजेस फॉर ₹100 कैन ही सेल सो दैट हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। मतलब कि ये होगा कि वो 100 रुपये में कितने ऑरेंजेस बेच पाए जिससे कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज 25 हो। अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो अगर सोचिए एक ऑरेंज की कीमत 5 रुपये है, अगर वो 20 ऑरेंज बेचता है 100 रुपये में तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज 0 होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि वो 100 रुपये में एक जो ऑरेंज है उसकी कीमत बढ़ा के और नंबर ऑफ ऑरेंजेस कम करके वो बेचेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज यदि 25 है और हमसे बोला कि हाउ मेनी ऑरेंजेस ही कैन सेल, सपोज एक ऑरेंज की कीमत उसने X रुपीज से बढ़ाई, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5 एक ऑरेंज की, सपोज वो बेचता है एक ऑरेंज की प्राइस X रुपीज में अपॉन 5 इंटू 100, ये हमको कितना दिया हुआ है 25%, 25 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस 5/4 यानी कि 6.25, एक ऑरेंज की कीमत 6.25 हो गई, तो 100 डिवाइड बाई 6.25 कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ जाएगा, कितने ऑरेंज उसने सेल किए, एक ऑरेंज की कीमत 6.25 है, टोटल उसकी कमाई हुई 100 रुपये की एक इस प्रॉफिट पे बेचने पे, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने बेचे उसने यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास हो जाएगा 0.25 और ये आ जाएगा 4, तो 400/25 कितना हो जाएगा मेरे पास 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, m परसेंटेज ऑफ n प्लस n परसेंटेज ऑफ n, यानी कि m परसेंटेज ऑफ m यानी कि m स्क्वायर प्लस n परसेंटेज ऑफ m यानी कि n स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 2% ऑफ mn, कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ से कटा इज इक्वल टू 2mn, तो m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ कि m की वैल्यू n है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ m इज n, यानी कि व्हाट पर सपोज लेट अस सपोज कि x परसेंटेज ऑफ m इज इक्वल टू n, तो x बाई 100 इंटू m इज इक्वल टू n, m की वैल्यू n के बराबर है तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इंक्रीज्ड। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, और क्यूब का साइड यदि a है और उसका साइज जो है 100% से इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा सरफेस एरिया 4 इंटू 2a का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर यानी कि 16a स्क्वायर, जो नया सरफेस एरिया है SA डैश ये हमारा है SA यानी कि 4a स्क्वायर।
ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो एस ए डैश माइनस एस ए अपॉन एस ए इंटू 100, फॉर्मूला वही होता है, कहीं फॉर्मूला से चेंज होगा नहीं। 16a² माइनस 4a² अपॉन 4a² इंटू 100, तो 12a² बाई 4a² कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100, तो यानी कि 300% हमारा जो है इंक्रीज हो गया सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर m एंड n सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो देखिए n, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा n प्लस 4m इंटू 12, अच्छा, इज इक्वल टू mn। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 12n प्लस 48m इज इक्वल टू mn। तो 12n इज इक्वल टू n माइनस 48, m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12n अपॉन n माइनस 48, ये आ जाएगी। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और n की वैल्यू जो है वो एक ऑड इंटीजर है विच इज लेस देन 60। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n माइनस 48, इस n माइनस 48 को हमेशा, इस पूरी क्वांटिटी को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, n तो पॉजिटिव है ही, यानी कि n माइनस 48 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि n की वैल्यू 48 के बाहर जाएगी। n की वैल्यू हमेशा 48 से बड़ी होगी और ऑड इंटीजर लेस देन 60, तो n की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती है, 49, 51, 53, 55, 57 और 59, ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन m भी तो हमारा एक इंटीजर ही है, तो यहाँ पे हमको इसमें जो है वो वैल्यूज रख के देखना पड़ेगा कि कौन कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यदि n की वैल्यू 49 होती है तो ये आपका बन जाएगा 1, तो 12 इंटू 49 बाई 1 ऑब्वियसली एक इंटीजर होगा, तो 49 के केस में इंटीजर होगा। 51 रख के देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 51 बाई 3, तो ये भी आपका इंटीजर एक हो जाएगा क्योंकि 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 53 माइनस 48 नीचे आएगा 5, ऊपर आएगा 12 इंटू 53, तो ये तो ना होगा, तो 53 तो गया, 51 हो जाएगा। 55 की बात करें तो ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका 55 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। 57 की बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9, और 12 इंटू 57 बाई 9, तो 12 इंटू 57 बाई 9 तो आपका कितना हो जाएगा, 3, 21, 3, तो ये पक्का डिवाइड करेगा। तो हमारे पास अभी तक टोटल 3 केसेस आ चुके हैं। 59 की बात करें तो 11 हो जाएगा, 12 इंटू 59 बाई 11 कोई केस नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ 49, 51 और 57, इन तीनों के केस में हमारे पास ऐसे पेयर्स आ जाएंगे, मतलब n इज इक्वल टू 49, 51, 57, इन तीन के लिए हमारे पास m और n दोनों ही इंटीजर आ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल जो कंबाइंड केसेस बन रहे हैं, हाउ मेनी पेयर्स, तो वो बन रहा है टोटल 3। The sides of a triangle are in the ratio this, तो हम सपोज x अपॉन 2, x अपॉन 3 और x अपॉन 4, ये हमारे पास तीनों साइड आ गई। हम तो बोले कि पेरीमीटर जो 52 है, तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, मतलब कि x बाई 2 प्लस x बाई 3 प्लस x बाई 4, ये हमको कितना गिवन है, 52, तो करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 12 इंटू 52, तो कितना आ जाएगा 7, 13x इक्वल टू 12 इंटू 52, ये कटा यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 48। हमसे कह रहा है लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड हमारी x बाई 4 होगी, तो 48 बाई 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, the diameter of a metallic sphere is 6 centimeter. The sphere is melted and drawn into a wire of uniform circular cross section. Diameter metallic sphere is 6 centimeter. The volume is melted and drawn into a wire of uniform cross section, uniform circular cross section. यानी कि एक स्फीयर था हमारे पास, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक वायर में जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसमें हमने ट्रांसफ़र किया। हमसे कह रहे हैं कि वायर की जो लेंथ है वो 36 मीटर की लेंथ है और हमसे तो उसका रेडियस पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा दोनों बराबर ही होगा, वॉल्यूम में तो कोई फ़र्क आने वाला नहीं, मास और डेंसिटी में फ़र्क आ सकता है, हम फिजिक्स में पढ़ ही चुके हैं।
ऑब्वियसली मास में भी फ़र्क नहीं आएगा, फ़र्क जो भी आएगा वो डेंसिटी में फ़र्क आएगा, क्योंकि मास और वॉल्यूम दोनों ही चेंज मतलब जो अगर डेंसिटी आपकी चेंज हो रही है तो वो देखिए वॉल्यूम तो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इन दोनों का हमेशा बराबर ही रहेगा, वॉल्यूम कहीं बिखर तो रहा नहीं है। डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3 हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 9 × 9 × 9 हो जाएगा। अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 36 गिवन है, 36 मीटर है, ठीक है। तो 36 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो पाई से पाई का कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 9 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अच्छा एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो है यहाँ पे आपका 27 × 27 × 27 होगा। इसको दोबारा से लिख लेते हैं इसको, वो क्यूब था ना, हाँ। तो ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस 3 है तो आर क्यूब हो जाएगा आपका 27 × 27 × 27 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर मुझे निकालना है और 36 हमको गिवन है, और 36 × 100 कर देंगे सेंटीमीटर में आने के लिए। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 9 और 9 से 36, तो मेरे पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी आ जाएगी 27/100। 27 × 27, एक मिनट सॉरी, फिर से पहले वाला ही सही था, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत हो गई, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे r की वैल्यू 3 गिवन है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना, तो 27 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर निकालना है तो 36 × 100, तो यहाँ से कटेगा 9 3 ज़ा 3 3 ज़ा 4 ज़ा 4 से 4 और पाई से पाई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/100 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। वो बार बार थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं कि इसका डायमीटर की बने कि मतलब उसको रेडियस में कन्वर्ट करके उसका होल क्यूब कर रहे थे, है ना। तो देख लीजिएगा, ये सब छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं, यहाँ पे थोड़ा आपका टाइम जाता है, इसलिए प्रिकॉशन लेते रहिएगा। कंसिडर ऑल दोज 2-digit पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 yields यूनिटी। 2-digit पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 50 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 yield यूनिटी। यूनिटी मतलब कि रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो 49 हो जाएगा, 49 माइनस 4 आपका 45 हो जाएगा। ऐसे करते करते जो 4 से 4 के जस्ट बाद आते हैं, 4 के जस्ट बाद, अब देखिए 4 से आखिरी नंबर कौन सा डिविजिबल है 12, तो आपका जो लास्ट नंबर होगा वो 13 हो जाएगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए मेरे पास, या फिर ऐसे बात करें तो 13, फिर आपका हो जाएगा 17, ऐसे करते करते लास्ट टर्म आपका 49 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 49 इज इक्वल टू 13 + n-1 × 4, तो यहाँ से गया आपके पास कितना हो जाएगा 6, 36/4 9, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 10। तो ये हमारा पता है कि AP में है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, कॉमन डिफरेंस है मेरे पास 4, तो n/2 कितना हो जाएगा 5 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसका सम हो जाएगा, तो 49 + 13 कितना हो गया 62, तो 62 × 5 कितना हो जाएगा 310। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 310। इफ एवरी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डबल्ड देन द एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल बिकम्स k टाइम्स द एरिया ऑफ द ओल्ड वन। तो अगर साइड को हम a मान लें तो एरिया क्या होता है √3/4 a², और अगर हमसे बोल रहा है कि एवरी साइड डबल हो गई तो यानी कि 2a हो गई, तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा √3/4 2a का स्क्वायर, यानी कि 4a का स्क्वायर √3/4, ये हमारा a' हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे a हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली a² √3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a' की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 है। हमसे बोल रहा है कि एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल बिकम k टाइम्स द एरिया ऑफ द ओल्ड वन, तो k टाइम्स यानी कि a' की वैल्यू k टाइम्स से यहाँ से कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। देन व्हाट इज इक्वल टू दिस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि a1 + a2 + a3 की वैल्यू क्या है, तो a1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो -1 आएगी, 2 रखेंगे तो माइनस कितनी आ जाएगी -5 आ जाएगी, 3 रखेंगे तो कितनी आएगी 3 - 12 -9 आ जाएगी, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते जाएंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP आ गई, जिसका फर्स्ट टर्म है मेरे पास -1 और कॉमन डिफरेंस है मेरे पास कितना -4।
ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास n है, तो अगर हमको इसका सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म यानी कि -2 प्लस n-1 इंटू -4 कॉमन डिफरेंस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरे पास n/2 -2 -4n + 4, तो 2 -4n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2n, यानी कि माइनस बाहर निकालेंगे तो -n 2n - 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, a train travels at a speed of 40 km/h and another train at a speed of 20 km/h. What is the ratio of the speed of the first train to the second train? तो 40 किलोमीटर इन बस कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिया, वहाँ पे किलोमीटर पर आवर, बस दोनों की यूनिट आपको सेम करके नहीं करनी है, तब कर देना है। तो अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू किससे करते हैं हम बेसिकली 5/18 से करते हैं। ठीक है, तो 40 इंटू 5/18 ये आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और नीचे वाला भी आपका मीटर पर सेकंड में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा ये आप 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो बेसिकली 5:9 के रेशियो में इनकी स्पीड्स आ रही है ना। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि इन दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इफ x + y = x - y = 3:5, यानी कि x + y अपॉन x - y की वैल्यू 3/5 गिवन है, एंड xy = पॉजिटिव, xy की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। कहने का मतलब है कि x भी ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर x <0 एंड y <0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। कितना आ जाएगा मेरे पास, 5x + 5y = 3x - 3y, तो कितना आ जाएगा, 2x = -3y - 5y -8y, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4y। अच्छा, इस वाली कंडीशन को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि यदि y ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे x आपका लेस देन 0 आएगा, और यदि y लेस देन 0 है तो आपका x ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी कि दोनों हमारे पास ऑपोजिट साइंस के आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या आनी चाहिए, दोनों के दोनों सेम साइन के होने चाहिए। कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए कि दोनों के दोनों हमारे पास सेम, या तो ये हो या तो ये हो, दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, या तो ये हो तभी चल जाएगा, ये हो तभी चल जाएगा, लेकिन हमारे पास दोनों के दोनों ऑपोजिट साइन के आ रहे हैं, तो हमारे पास नो रियल सोल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई एग्जिस्ट, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन नंबर दिस इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अगर यदि डिविजिबल बाई 9 है तो उसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो भी 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स यदि देखें तो 7 + 6 13 + 3 16 + 4 20 + 2 22, तो 22 + x + y जो है हमारे पास इसके सम ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास x + y, अब ये जो टोटल नंबर है इसको 9 से डिविजिबल होना है, इसको जो है 9 से डिविजिबल होना है। तो 22 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें, ये टोटल नंबर को हम सपोज t मान लेते हैं, तो 22 + t मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो इसको 27 होना पड़ेगा, अगर ये 27 होगा तो तब 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है t की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, अब 27 की जगह इसको 36 हो जाएगा, तभी 36 9 से डिवाइड कर जाएगा, तो t को क्या होना पड़ेगा, इसके लिए 14 होना पड़ेगा। और उसके बाद 45 अगर यदि इसको करें तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 45 - 22 कितना हो जाएगा, 323, है ना। तो अब देख लेते हैं, इस वाले केस में देखा जाए, अब देखिए x और y जो एक सिंगल डिजिट नंबर होगा, तो मैक्स टू मैक्स जो x + y की वैल्यू होगी वो 18 तक जा सकती है, x मैक्स टू y, और t हमारे पास क्या है, x + y ही है ना। तो 23 तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास लेस देन 18 है, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू यदि लेके चलो तो वो 9 होगी और ये 9 होगी, तो वो बेसिकली 18 या 18 से कम होगी। ठीक है, तो x + y जो है वो 18 को एक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे 23 आ गया तो हम ये अलग केस नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो केस बच रहा है वो सिर्फ एक ये वाला बच रहा है और एक ये वाला बच रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, पहला केस हम लेते हैं t = 5 का। तो इस वाले केस में
अगर हमको सम 9 बनाना है तो सम जो है वो बन नहीं सकता, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो 9 या फिर 9 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला केस भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो फाइनली जो केस बचा है वो सिर्फ ये वाला बचा है कि t इज इक्वल टू 14। t इज इक्वल टू 14 का मतलब है कि x प्लस वाई की वैल्यू 14 होनी चाहिए। यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कुछ केसेस बन सकते हैं। x की वैल्यू हम 1 रख दें, y की वैल्यू हम 3 रख दें, या फिर 4 या फिर 5। x की वैल्यू 5 रख सकते हैं, y की वैल्यू 9 रख सकते हैं, x की वैल्यू 6 रख दें, y की वैल्यू 8 रख सकते हैं, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 7। ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 5। 5 केस यहाँ से मिल गए। अच्छा हाँ, ये वाले केस को भी हम ले सकते हैं, इसको हम मना नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा जो ये है ना कि हमें x प्लस वाई को 5 लाना है, x प्लस वाई को हमको 5 लाना है। तो यहाँ पे जो है जो हम केसेस बनाएंगे वो क्या 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 हो जाएंगे, 1 4 2 3 3 2 4 1। ठीक है, या फिर अगर हम 0 को भी कंसिडर कर सकते हैं तो 0 5 और 5 और 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमारे पास 11 केसेस बनेंगे, जिसमें कि हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 ये वाला सम लाना है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये वाला सम लाना है, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है 11 केसेस बन जाएंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर हमको पता है 4 आने वाला है। क्यों? क्योंकि 7 जो है 7 को मैं 8 कोई ऐसे नंबर के पास लिखूंगा जो 2 के पावर के फॉर्म में, और 2 का पावर जो 3 है वो 8 होता है, और 7 जो है 8 के पास है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस 7, और इसी 8 को मुझे यहाँ लाना है किसी भी तरह। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2024, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2022। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 666। ठीक है, सॉरी 667, एक मिनट सॉरी 3, मतलब कोई भी पावर हो 3 कितना हो जाएगा, 18 22 7 1 674। ठीक है, ये अब देखिए 2 क्यूब हमारे पास 8 आ गया है ना, इस नंबर को मैंने यहां तक ले आया, तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर हमारे पास होता है 4 इंटू ये आपका हो जाएगा 8 की पावर 674। अगर हम इसका बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के 8 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू 1 प्लस 7 की पावर 674। अब मैं अगर इसको एक्सपेंड करूँ तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स आएंगे इसके वो सारे के सारे 7 से डिविजिबल होंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो 4 इंटू 1/7, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि हमको क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, या फिर आप बिना फैक्टराइज किए आप इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन डिवाइजर वो होना चाहिए जो कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो x प्लस एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करें 1, दोनों को अगर सेटिस्फाई करके, तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 1 यहाँ पे कर रहा है क्या, 2 + 1 3, 3 - 1 2, 2 - 2 0, बिल्कुल कर रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं 1 कर रहा है क्या कि 3 - 2 + 1 - 2, तो 1 + 1 2, 2 - 2 = 0। तो यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है, किसको, x को 1 रखने से। तो हमारा यही जो है पहला ही ऑप्शन जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या GCD। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 12। इन टाइप के क्वेश्चंस में हम इससे रिमाइंडर निकालते हैं, इससे रिमाइंडर निकालते हैं, इससे रिमाइंडर निकालते हैं, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 12 1 12, 2 24। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 11 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 36 92, 12 7 84 83, 12 6 72। तो इसका भी रिमाइंडर 11 आ रहा है, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो क्या आ जाएगा, 121 इंटू 3, तो 363। तो 363 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस
टर्म इज डिवाइडेड बाय 23। अब देखिए इसमें एक पैटर्न आपको नजर आएगा। 17 को आप लिख सकते हो 23 माइनस 6 की पावर 23 तो हमेशा 23 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। और 29 को आप लिख सकते हो 23 प्लस 6 की पावर 23। अब हमको क्या करना है, हमको बस इसको जो है इस पूरे टर्म को 23 से डिवाइड करना है और देखना है कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो हम इसको रफ में करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आया था 23 माइनस 6 की पावर 23 प्लस 23 प्लस 6 की पावर 23, ठीक है। अब हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो जितने भी इवन वाले टर्म्स हैं या जितने भी इवन पावर वाले टर्म्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगे। जैसे कि 23 C0 23 प्लस 23 C2 23 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे करते करते जाएगा 23 C22 23 की पावर 1 ये जाएगा, ठीक है। तो जब हम इन सब को 23 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे मतलब एक चीज़ देख सकते हैं कि ये सारे के सारे टर्म्स में 23 एटलीस्ट एक बार एक बार आ रहा है। यहाँ पे भी एक बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार आएगा, फिर यहाँ 5 बार आएगा, यहाँ 21 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 23 टाइम्स आ रहा है। तो ये सभी के सभी जो है 23 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पी क्यू आर आर प्राइम नंबर्स सच दैट पी लेस देन क्यू लेस देन आर इज लेस देन 13, हाउ मेनी केसेस वुड दिस बी अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे केसेस हमको बनाने पड़ेंगे। पी क्यू आर प्राइम नंबर्स है हमारे पास, तो बना लेते हैं केसेस। पी क्यू आर, सपोज पी को हमने रखा 2 2 2, तो इस वाले केस में ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये प्राइम नंबर भी है, लेकिन क्या 6 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद हम इसको रखते हैं 2 2 3 प्राइम नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और इस वाले केस को p प्लस क्यू प्लस आर क्या आ रहा है 7, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक केस मेरे पास ये हो गया। उसके बाद 2 2 5 ये भी प्राइम नंबर है सारे, और इस केस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये आ रहा है कितना 9 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं होगा। उसके बाद 2 2 7 लेस देन 13 है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे इसका सम कितना आ रहा है 11, ये हमारे पास 2 केस हो गए, ठीक है। ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं 2 2 और उसके बाद अगला प्राइम नंबर आएगा 11, लेकिन इसका सम 15 हो जाएगा, तो 15 से कम होना चाहिए। उसके बाद आते हैं 2 3। अब देखिए आर जो है हमको क्यू से बड़ा लेना है, आर भी प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 2 3 अगला केस मेरे पास क्या आ जाएगा 5। सॉरी, हम ये अलग केस नहीं ले सकते ना, हम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, या फिर हम बेसिकली ये भी नहीं ले सकते, हम ये सब ले ही नहीं रहे, हमको यही लेना है, ठीक है। हमको सिर्फ यही वाले केस लेने जो कि तीनों की तीनों पहली बार डिस्टिंक्ट होने चाहिए और इस कंडीशन में अरेंज होने चाहिए, है ना। हम ये केस ले ही नहीं सकते बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 5 पहला केस होगा, 8 10 आ रहा है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, और उसके बाद 2 3 7 5 और 7 12 ये वाला भी हमारे पास नहीं है, तो ये वाले जितने भी केसेस थे हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है 3 5 और मतलब, या फिर ऐसे भी देखेंगे तो 2 5 अगला हो जाएगा 7 14, तो ये हमारे पास आ नहीं रहा है, इस वाले केस में प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 5 7 उसके बाद 2 7 और फिर 11, तो वो वाला केस तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद भी देख लेते हैं, अगला हमारे पास केस बनेगा 3। कहने का मतलब है कि हम एक केस और दे सकते हैं ना, कि हमारा जो ये 2 3 11 है, 2 3 और 11 ये भी देख सकते हैं, ये आपका 16 आ रहा है, तो ये इस वाले केस में प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 2 5 7 देखें तो कितना हो जाएगा 14, ये भी नहीं होगा। फिर 2 5 11 देखें तो 18, ये भी आपके पास नहीं हो रहा है। उसके बाद हम 2 7 11 देखें तो कितना हो रहा है 20, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद
अब 2 11 तो जा नहीं सकते, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 5 7, ये भी नहीं हो रहा। 3 5 11, ये एक केस ये दे रहा है 19 वाला, तो हमारे पास ये एक केस हो गया, ठीक है, जिसमें कि अगर हम तीनों का सम करेंगे तो वो 19 आ रहा है, जो कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद 3 7 11 21, तो ये नहीं देगा, तो ये हमारे पास ये वाला भी केस भी गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले केस पे, जो कि हमारे पास होगा 5 7 और 11, ये कितना हो जाएगा 12 + 11 23। तो एक केस हमारे पास ये आ गया जो कि प्राइम नंबर है। टोटल हमारे पास अभी तक 2 केसेस आ चुके हैं, और केसेस देख लेते हैं। 5 11, अब तो ये होगा नहीं। अब एक केस हमारे पास जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा 7 और 11, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अगला नंबर 13 आएगा, जो कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारे पास टोटल ऐसे 2 केसेस आए हैं जहाँ पे प्राइम नंबर बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर इसका क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 90 टाइम्स देयर एचसीएफ। द एलसीएम ऑफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम है 1 4 5 6। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 90 टाइम्स देयर एचसीएफ, 90 टाइम्स एचसीएफ यहाँ पे रखेंगे तो 91। एचसीएफ इज इक्वल टू 1 4 5 6, तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 4 5 6 बाई 91, 1 1 2 7 1 6। तो एचसीएफ की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी, और एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 × 16। देन व्हाट इज द अदर नंबर? तो देखिए, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 160, एक नंबर की वैल्यू 160 है, दूसरे नंबर को हम x मान लेते हैं, इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। तो 16 × 19 × 16, 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16 × 9 144। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 1 2 3 7, व्हाट इज देयर एचसीएफ? देखिए, ये प्राइम नंबर है, हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, एचसीएफ इसका 1 होता है। हमको एचसीएफ पता चल गया, बस हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि एलसीएम 1 2 3 7 है तो किसी भी 2 इंटीजर का, तो 2 इंटीजर आपको क्या दे, ये अगर ये प्राइम नंबर है तो वो 2 इंटीजर क्या हो सकते हैं जिससे कि इसका वो आ जाए, तो 1 × 1 2 3 7, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इसका एलसीएम 1 2 3 7 है, तो इसका एचसीएफ आपके पास कितना हो जाएगा 1। हमारे पास इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 1, क्योंकि देखने से ही प्राइम नंबर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा a + b माइनस a + b, यानी कि 2b/a² माइनस b²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ba² प्लस 2b³ माइनस 2ba² प्लस 2b³, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4b³। जब हम, मतलब कहने का मतलब है कि जब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4b³ माइनस b⁴, ठीक है, माइनस 4b³ प्लस b⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा b⁴, है ना, 4 + 4 यानी कि 8b⁴ a⁴ माइनस b⁴ माइनस, अब देखिए सेम टर्म यहाँ पे आ गया, वही सेम टर्म 8b⁴ माइनस b⁴ कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा। अ मैन राइड्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम A to B एट अ रेट ऑफ x km/h। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास d है, तो वो पहली की d/3 जो है डिस्टेंस चला x km/h की स्पीड से, एंड द रिमाइंडर एट द रेट ऑफ 2y km। रिमाइंडर क्या था मेरे पास 2d/3। इफ ही हैड ट्रेवल्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 6z km/h, he could have ridden from A to B and back again in the same time। तो अच्छा, सेम टाइम मतलब कि t1 = t2। पहले वाले केस में, इस केस में इसको A से B पहुंचने में टाइम लगा कितना t1, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा d/3 x प्लस 2d/6y, यानी कि d/3x प्लस d/3y, इसकी वैल्यू t1 है, ठीक है। और हमसे क्या बोल रहा है कि ही कुड हैव रिटन फ्रॉम A to B एंड बैक अगेन इन द सेम टाइम। रिटन फ्रॉम A to B यानी कि डिस्टेंस d एंड बैक अगेन डिस्टेंस d। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने 2d अपॉन में कितना आ जाएगा 6z km/h, ठीक है। तो अगर हम इसको करें तो हमारे पास आ जाएगा d/3z, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा t2।
ठीक है, तो T1 की वैल्यू मुझे T2 के बराबर दी हुई है, तो मेरे पास आ जाएगा d/3x प्लस d/3y इज इक्वल टू d/3z। तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। मेरे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ ax प्लस by इज इक्वल टू 2, ax प्लस by की वैल्यू 2 गिवन है और ax by की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से xy की वैल्यू हम 1/ab लिख सकते हैं, ये y की वैल्यू लिख सकते हैं 1/abx। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ax प्लस b टाइम्स अपॉन a b x इक्वल टू 2, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a x का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a x। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर माइनस x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2a प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे श्रीधराचार्य मेथड लगा के, तो 2a प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास a आ जाएगी, अपॉन 2 नहीं, अपॉन 2a स्क्वायर होगा ना, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1/a, 2 से 2a से a कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1/a, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/ab, 1/x की वैल्यू से a हो जाएगी, तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1/b, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा a प्लस b। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, a माइनस b माइनस c इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस। अच्छा, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर हमसे कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द फैक्टर्स है, तो कुछ नहीं करना है, इसको जीरो से इक्वेट करना है, और यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास b प्लस c निकल के आएगी, इस a की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और अगर ये वाला एक्सप्रेशन जीरो आ जाता है तो ये वाला जो है इसका वन ऑफ द फैक्टर होगा, और नहीं आता है तो रिमाइंडर हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 3b प्लस सी इंटू बी सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब ए क्यूब क्या हो जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3bc बी प्लस सी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन जीरो आ गया, तो ये वाला जो है हमारे पास इसका फैक्टर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कि बी, अब देखें यहाँ पे बी प्लस सी, अगर इसका b प्लस सी माइनस 1 यदि इसका फैक्टर है तो इसको हम जीरो रखेंगे तो b प्लस सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर b प्लस सी को 1 रख देने से यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है इसका फैक्टर होगा। या फिर हम एक बात और कहें कि c को हम रख सकते हैं 1 माइनस बी, यहाँ पे रख देते हैं c को रख देते हैं 1 माइनस बी, तो आ जाएगा 3b 1 माइनस बी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी कि 1 माइनस बी क्यूब माइनस 3b 1 माइनस बी माइनस 1। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3b माइनस 3b स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 3b प्लस 3b स्क्वायर माइनस 1, 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3b माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ऑब्वियसली पूरा का पूरा टर्म जीरो आ रहा है, ये यानी कि ये भी ये जीरो आ रहा है, यानी कि ये वाला जो है आपका फैक्टर हो जाएगा। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 इज डिविजिबल बाई। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबको चेक नहीं करेंगे कि सब डिविजिबल है। अब देखिए 7 की पावर 10 की जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी, हमको पता है कि जो 7 की जो रिपीटेटिव यूनिट्स होती हैं वो हर 4 के बार बदलती हैं, मतलब कि 7 की पावर 1 यदि 7 है तो 7 स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 7 3 आपका क्या हो जाएगा 3, 7 4 आपका हो जाएगा 1। मतलब ये जो मैंने ये जो चीज़ लिखी हुई है मैंने, ये बेसिकली ये जो टर्म्स हैं इनके लास्ट डिजिट्स हैं। कहने का मतलब है 7 की पावर 1 की लास्ट डिजिट 7 होगी, 7 की पावर 2 की लास्ट डिजिट 9 होगी, 7 की पावर 3 की लास्ट डिजिट 3 होगी, 7 की पावर 4 की लास्ट डिजिट 1 होगी। फिर 7 की पावर 5 करेंगे तो लास्ट डिजिट इसकी 7 हो जाएगी, यानी कि हर 4 के बाद ही साइकिल चल रहा है, यानी कि 7 की पावर 8 1 आएगा, 7 की पावर 9 7 आएगा, 7 की पावर 10 कितना आ जाएगा 9।
तो इस वाले टर्म की जो लास्ट डिजिट होगी वो 9 होगी। उसके बाद इसकी बात करें तो इसकी लास्ट डिजिट हमेशा 5 होने वाली है। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट डिजिट इस पूरे की 4 आएगी, तो 4 आएगी। और हमको ये बात पता है कि जब भी लास्ट डिजिट 4 आती तो ना ही ये 10 से डिविजिबल होगा, ना ही ये 5 से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब बचे हैं हमारे पास 7 और 11, इनमें से देखना है कि कौन सा सही है। अब देखते हैं, अगर 7 को हम चूज करते हैं तो 7 से ये वाला टर्म तो डिविजिबल होगा। अब हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यदि इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये 7 से डिविजिबल है ये पूरा का पूरा टर्म। तो इसको हम चेक करते हैं। 5 की पावर 10 को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 2 की पावर 10 बाई 7। अब इसका जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म से पहले जितने भी टर्म्स होंगे सबके सब 7 से डिविजिबल होंगे। लास्ट टर्म क्या बचेगा हमारे पास? 2 की पावर 10 बाई 7। अब 2 की पावर 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 8 की पावर 3 बाई 7। अब देखिए ये फिर से वही सेम चीज़ आ गई, 2 इंटू 8 की पावर 3 5/12 बाई 7 होता है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर छोड़ता है? नहीं छोड़ेगा। देख लेते हैं 49 22 7 3 ज़र, देखिए ये रिमाइंडर तो छोड़ रहा है, वन रिमाइंडर छोड़ रहा है, यानी कि बेसिकली इसका रिमाइंडर जो है टोटल 2 आ जाएगा, यानी कि 7 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज ये कोई ना कोई रिमाइंडर तो छोड़ रहा है, तो 7 भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है वो है 11, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द 4 स्फीयर्स हैविंग रिस्पेक्टिव रेडियाई दिस, यानी कि स्फीयर ए की रेडियाई 6 है, स्फीयर बी की रेडियाई 8 है, सी की 10 है और डी की 12 है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सी इज इक्वल टू द सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ ए एंड बी। जो सरफेस एरिया इसका सी है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 4 पाई 36, ये कितना हो जाएगा? 4 पाई 64। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई 100, और जो कि इसके बराबर आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डी इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर ए बी सी। 4/3 पाई 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब, क्या 4/3 पाई 12 क्यूब के बराबर है? तो इसको देख लेते हैं। 6 क्यूब 4/3 पाई कॉमन ले सब में से, तो बचेगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, तो 12 क्यूब कितना होता है? 144 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 8 8 2 4 4 1 8 12 7 1728। तो इसकी वैल्यू आपके पास आती है, क्या ये 4/3 पाई 1728 के बराबर होता है? चेक कर लेते हैं। 6 क्यूब होता है 216, 8 क्यूब होता है 512, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 728, 10 क्यूब होता है 1000, तो 1000 प्लस 728 विल बी 1728। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आ गई, तो यानी कि इसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 360? इसके डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 11 तो होगा नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 30 36 40 और क्या हो जाएगा? 45 और 60 और क्या हो सकता है? 72 90 120 180 और 360। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल हमारे पास इसके 24 डिवाइजर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर XY5 विथ डिजिट Z यील्ड्स X215, यानी कि X Y और Z मल्टीप्लाइड बाई XY5। एक मिनट, इसको फिर से लिख देते हैं। XY5 मल्टीप्लाइड बाई Z यील्ड्स X215, यानी कि जो रिजल्ट है मेरे पास वो कितना आ जाएगा? X215। अब देखते हैं, इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे तो हम इसको रफ में करते हैं।
हमसे क्वेश्चन में ये बोला था कि x y और 5 जब हम इसको z से मल्टीप्लाई करते हैं हमको एक नंबर मिलता है जो कि है x215। ठीक है, अब देखिए सपोज यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ रहा होगा, अगर हम इसकी लास्ट डिजिट देखें वो है 5, यानी कि z जो है वो या तो हमारा वो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा पहला। तो अगर हम z को 1 माने, z को अब यदि हम 1 मानते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा XY5, जो कि एक 3 डिजिट नंबर होगा, लेकिन हमारा आंसर जो है 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो पहला केस हमारा क्या कि z इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। यदि हम z को 3 रखें, फॉर एग्जाम्पल XY5 को यदि 3 रखें तो ये 5 होगा, ये 1 होगा। तो अब अगला डिजिट यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरा 1। तो यहाँ पे y का हम ऐसा क्या रख सकते हैं वैल्यू जिससे कि ये 1 आ जाए, जिससे कि ये 1 आ जाए। तो y को 0 रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको 0 रख दूँ तो क्या आ जाएगा 1, और फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्या 3 टाइम्स x। तो 3x की वैल्यू जो है मुझे x2 के बराबर करनी है, 3x की वैल्यू x2। तो ये 1 पे तो नहीं होगी, 3 इंटू 1 12 नहीं होगा, 3 इंटू 2 जो है 22 नहीं होगा, 3 इंटू 3 जो है वो 32 नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। तो z की वैल्यू 3 भी नहीं होगी। ठीक है, अब z की वैल्यू 5 देखते हैं। z की वैल्यू 5 यदि रखें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 2। अब जो है हमारा 5y प्लस 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, जो है हमारा वो 5y प्लस 2। अब 5y प्लस 2 को रखने पे हमारे पास कुछ ऐसा टर्म आना चाहिए जो कि यहाँ पे इसमें 1 दे दें। तो ऐसा टर्म क्या आ सकता है भाई, y को 0 रखते हैं, y को 0 रखेंगे तो ये इसकी एक्सप्रेशन वैल्यू आएगी 2, तो आ नहीं सकती। 1 रखेंगे तो 7, 2 रखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 12। यूनिट मतलब वो आंसर आएगा 12, यूनिट डिजिट आ जाएगी 2। 3 रखेंगे तो आएगी 7, 4 रखेंगे तो आएगी 2, 5 रखेंगे तो आएगी 7, 6 रखेंगे तो आएगी 2, यानी कि 2 7 2 7 ये जो यूनिट डिजिट में आएगी, 1 नहीं आएगी कभी। तो 5 वाला केस भी गया। 7 लेते हैं, यदि 7 लेंगे तो 7y प्लस 2। अब यहाँ पे हमको यूनिट डिजिट लाना है 1, यहाँ पे रखते हैं। 0 रखेंगे तो 2 आएगा, 1 रखेंगे तो 9 आएगा, 3 रखेंगे 2 रखेंगे तो आएगा 16, 3 रखेंगे तो आएगा 3, 4 रखेंगे एक मिनट सॉरी ये आपका 3 होगा ना, 7y प्लस 3, क्योंकि यदि हम z को 7 रख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कैरी में 3 आएगा ना, हाँ कैरी में 3 आएगा यहाँ पे। तो 7y प्लस 3 को हमें ऐसा y की हम ऐसी क्या वैल्यूशन है जिसके कि आंसर में यूनिट डिजिट 1 हो। तो इस एक केस में पॉसिबल है कब, जब y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 7 4 जा 28 प्लस 3 31 1। अब देखिए यहाँ पे कैरी में 3 जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 3 होगा, यहाँ पे 7 है तो 7x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारे पास x2 आनी चाहिए, x2 आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो आ जाएगा 10, तो 10 क्या 12 के बराबर है, नहीं है। 2 रखेंगे तो आपके पास आएगा 17, तो 17 क्या 22 के बराबर है, नहीं है। 3 रखेंगे तो आ गया आपके पास 24 क्या 32 के बराबर है, नहीं। उसके बाद ये वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी हमेशा और ये वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी, तो ये हमेशा इसके बराबर कभी भी नहीं होगी। तो ये वाला केस भी रिजेक्ट होता है, 7 वाला केस भी रिजेक्ट होता है। लास्ट वाले केस पे आते हैं जब z इज इक्वल टू 9, तो अब यही केस बच रहा है। ठीक है, एक हमारे पास यही केस बच रहा है कि भैया z की वैल्यू 9 होगी, ये केस तो हमारे पास हो गया। तो जब z की वैल्यू 9 होगी तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे कैरी में आएगा 4, तो 9y प्लस 4 की वैल्यू ऐसी कुछ वैल्यू जो कि जिसमें यूनिट डिजिट 1 आए तो क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 4 आएगा, 1 रखेंगे तो 13 आएगा, 2 रखेंगे तो 22 आएगा, 3 रखेंगे तो जब हम y की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो 31, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे कैरी में 3 जाएगा। तो 9x प्लस 3 की वैल्यू ऐसी हम क्या रख दें जिससे कि हमारे पास x2 आ जाए। तो यहाँ पे यदि मैं x को 1 रखता हूँ तो 9 इंटू 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी और यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 रखी तो 12 इज इक्वल टू 12 सेटिस्फाई कर गया, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा 1215 आ जाएगा, जहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी 3 और z की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, तो इसको इस तरह से करके देखना है और ये आपका पूरा टोटली आपका शेयर हिट एंड ट्रायल पे बेस्ड है। ठीक है।
तो मेरे पास x क्या आया था 1, y क्या आया था 3 और z क्या आया था 9। तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 13। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या बोल रहा है हमसे, इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का कहने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट की जो आपकी वैल्यू होती है वो जीरो होती है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू वन प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ दिस इंटू दिस, तो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। 4 के स्क्वायर जीरो हो गया, 4 प्लस 2 के यानी कि 8 के प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। If m and n are the roots of the equation x square plus ax plus b equal to 0 and this, then which of the following is are correct? कुछ नहीं करना है, वही लगाना है। m प्लस एन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो m प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी -a, और m n की वैल्यू कितनी हो जाएगी b। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी c, और m n का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी d। m n की वैल्यू b है, यहाँ पे रखेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू d। पहला, ये दूसरा वाला तो सही है। अब देखते हैं पहला वाला सही है कि नहीं। m प्लस एन की वैल्यू -a है, तो n की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं -a प्लस m, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी m माइनस a। या फिर कुछ और करें यहाँ पे, तो n, चलो n की वैल्यू -a प्लस m रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a m इज इक्वल टू c। तो और m की कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स m स्क्वायर प्लस 2am प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब हमको m को हटा के क्या लाना है, b। ठीक है, तो यहां से हम n की वैल्यू को रख सकते हैं b बाई एम, इज इक्वल टू, या फिर a प्लस एम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -b इज इक्वल टू a m प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 0। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से श्रीधराचार्य से निकाले तो m की वैल्यू -a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बाई 2a। या फिर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हो। देखो, अगर m और n के रूट से तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। m स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी इक्वल टू 0, और n स्क्वायर प्लस ए एन प्लस बी इक्वल टू 0, और m और स्क्वायर इसके रूट से, तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, और n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0। या नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एम एन इज इक्वल टू सी एम प्लस एन का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका -2b इज इक्वल टू सी। तो a स्क्वायर माइनस 2b की वैल्यू c है, ना कि 2b माइनस a स्क्वायर की। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो 2 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ये और ये प्राइम नंबर्स हैं, और अगर हम इन तीनों का डिफरेंस निकालें तो हर में कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस 2 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 4। तो ऐसा सिर्फ हमारे पास एक ही सेट ऑफ प्राइम नंबर्स पॉसिबल है, वो है 3, 5 और 7। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इस दुनिया में नहीं है जिनका डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस 2 आ रहा हो। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 33 की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाती, तो n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 36 आ जाएगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे +-6 आ जाएगी। सेम केस इसके साथ भी, सेम केस इसके साथ भी। तो n की टोटल 2 वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 6 और एक आ रही है -6, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 48 cricket balls, 72, and they have to arrange in several rows in such a way that every row contains the same number of balls of one type। तो मुझे तो यहाँ दिख रहा है कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,
इसका भी 12 और इसका भी आपका 12। तो भाई एक रो में 12 चीज़ें अरेंज हो सकती हैं। पहली रो 12 क्रिकेट बॉल्स, दूसरी रो 12 क्रिकेट बॉल, तीसरी रो 12 क्रिकेट बॉल, चौथी रो 12 क्रिकेट बॉल, सेम नंबर ऑफ बॉल्स एंड ऑफ वन टाइप। दूसरी बार में 72 हॉकी बॉल्स, 12 12 12 12 12 12, ये टोटल हमारे पास हॉकी बॉल्स हो गई, ये क्रिकेट बॉल्स हो गई। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, सेम नंबर ऑफ बॉल्स हैं, उसके बाद ऑफ वन टाइप ही है, हॉकी टाइप की और सेम नंबर ऑफ बॉल्स हैं। उसके बाद 84 टेनिस बॉल्स, यानी कि 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास टोटल हो गई टेनिस बॉल्स। सेम टाइप की है और इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स भी है। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन? इसकी रो है टोटल 4, इसकी रो है टोटल 6, इसकी रो है टोटल 7। जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर्स m and n is 24 and their product is 552. हाउ मेनी सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ m and n आर पॉसिबल? अगर प्रोडक्ट 552 है और एलसीएम 24 है तो एलसीएम इनका ये हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं एलसीएम की वैल्यू आ रही है 23 आ रही है, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, यदि एलसीएम 23 आ रहा है, दो नंबर्स का यदि एलसीएम 23 आ रहा है, ठीक है, दो नंबर्स का एलसीएम यदि 23 आ रहा है तो वहां पे जो पॉसिबल सेट्स ऑफ वैल्यूज बन सकती हैं नंबर्स की, वो क्या क्या हो सकती है? या तो 23 46 हो सकता है, या तो ऐसे करके कुछ नंबर्स होंगे। और एचसीएफ यदि 24 आ रहा है और एक सेट ऑफ नंबर हमारे पास मिल चुका है कि हाँ भाई इसका जो एलसीएम है वो तो यही आएगा, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 24 के बराबर नहीं आ रहा। इन दोनों का एचसीएफ 24 नहीं होगा यदि हम ये दोनों नंबर्स मान के चलते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 552 नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों का एलसीएम 23 आ रहा है। और ऐसे आपके पास कोई भी केस आपके पास ऐसा नहीं बनेगा, कोई भी केस ऐसा नहीं बनेगा जहां पे जिसका एचसीएफ 24 है उसी का एलसीएम 23 है। और एक बात हम और जानते हैं क्या, कि जो a बाई बी होता है वो आपका एलसीएम बाई एचसीएफ होता है। और एलसीएम को अगर मैं लिखूं 23 इंटू ए, जहाँ पे ए आपका रिलेटिवली को प्राइम है, या फिर एचसीएफ को मैं लिखता हूँ 24 इंटू बी, जहाँ पे ए और बी दोनों रिलेटिवली को प्राइम है, यानी कि जिनका एचसीएफ 1 होता है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, या फिर एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू 552, यानी कि 552 इज इक्वल टू एलसीएम क्रॉस एचसीएफ 23a इंटू 24b, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। ए बी की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है, यानी कि जो ए और बी है वो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। टू नेचुरल नंबर्स m और n, m की वैल्यू आपके पास 23a है और n की वैल्यू आपके पास 24b है। इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करिएगा, जब आप इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे m और n जो है नेचुरल नंबर गिवन है, लेकिन यहाँ पे a बाई बी जो है आपका नेचुरल नंबर आ नहीं रहा है। यहाँ पे हमें गिवन है ना कि m और n नेचुरल नंबर है, यदि m नेचुरल नंबर है तो a को भी नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, n नेचुरल नंबर है तो b को भी नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। यदि a और b दोनों ही नेचुरल नंबर हैं तो a और b दोनों उनके प्रोडक्ट को भी नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि a और b दोनों ही नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों नेचुरल नंबर हैं, लेकिन इन दोनों का डिवीजन जो है नेचुरल नंबर के बराबर नहीं आ रहा। तो हमारे पास नो सेट्स ऑफ m and n इज पॉसिबल सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। इस क्वेश्चन का देखें, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यदि ये इसके रूट्स हैं तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 7x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 111a स्क्वायर। 7x स्क्वायर प्लस 28a स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7ax प्लस 31a स्क्वायर माइनस दिस 31 माइनस 115 कितना हो गया? 86 या फिर 84, तो आ जाएगा माइनस 84a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इक्वल टू 0।
यहाँ पे सॉल्व करके रूट्स निकाल देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए यानी कि 48 ए स्क्वायर अपॉन 2, तो आ जाएगा a प्लस माइनस 7a/2। तो एक रूट यहाँ से आ रहा है m की जो वैल्यू है, और हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि m जो है ग्रेटर देन n है, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी 4a और n की वैल्यू हो जाएगी -3a। हमसे पूछ रहा है दोनों 3m माइनस n, तो 3 इंटू एम हो जाएगा आपका 12a माइनस n हो जाएगा आपका माइनस और -3 यानी कि +3 है, तो 12a + 3 आपका हो जाएगा 15 है। A person selling an article for ₹96 finds that his loss percent is 1/4, यानी कि हमसे कह रहा है कि व्हाट कैन बी द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने x मान लिया, उसने बेचा 96 में तो उसका लॉस हुआ, तो कितने का लॉस हुआ, ये लॉस परसेंटेज हमारे पास कितना है 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ प्राइस दैट ही पेड, यानी कि x/4 है, ठीक है। तो बस इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 424 इधर जाएगा, या फिर इसको काटें यहाँ से तो 4 6 24 और 4 25 यहाँ से आपके पास हो जाएगा x माइनस 96 इंटू 25 इज इक्वल टू 6x। तो एक मिनट सॉरी ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक मिनट। जब हमसे लॉस परसेंटेज पूछा तो हम कॉस्ट प्राइस करते हैं ना, x माइनस 96/x होगा, सॉरी, इंटू 100 इज इक्वल टू x/4। तो यहाँ से इसको करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 400 इंटू x माइनस 96 इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 400x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4238,400 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ही आ गई। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकलेंगे, और वो दो वैल्यूज़ आपके पास कौन कौन सी होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 160x माइनस 240x। तो यहाँ से आपके प्लस 38400, तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ निकल रही है, एक तो 160 निकल रही है और एक 240 निकल रही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 160 एंड 240 बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस के इज द कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर है तो इन दोनों को x इक्वल टू के रखने पे इन दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपके पास हो जाएगा के स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस के रखने पे के स्क्वायर माइनस ए के प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड के स्क्वायर माइनस सी के प्लस डी इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपके पास के माइनस ए प्लस सी प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास d माइनस बी अपॉन सी माइनस ए, ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू -5 आपको यहाँ रख देनी है, जो भी इसका एक्सप्रेशन आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो -5 की पावर 5 -5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 125, ये इसकी वैल्यू होती है -3125, इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी -125 प्लस 125, ये कट गया। तो जो फाइनली बचा मेरे पास क्या कि -3125, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस। अब देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है इसका, तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ। तो ये थोड़ा सा लेंदी है तो हम इसको नीचे रफ में करते हैं। देखिए हमको दो टर्म्स वहाँ पे गिवन थे, कौन कौन से, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा टर्म हमको गिवन था क्या, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको इसका क्या निकालना था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जीसीडी यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ। तो हम इसका एचसीएफ निकाल देते हैं पहले। यदि मैं इसका एचसीएफ निकालूँ तो क्या हो जाएगा, या फिर पहले हम इन नंबर्स को रीअरेंज कर लेते हैं। इसको मैं अगर खोलूँ, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, इसको और इसको और इसको कॉमन लेते हैं। यदि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से मैं ए एक्स कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा ए प्लस बी एक्स, और यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ प्लस बी, तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी एक्स, यानी कि ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी एक्स, ये बचा।
ये हमारे पास आ गया पहला नंबर, फर्स्ट नंबर। दूसरे को भी हम रीअरेंज कर सकते हैं क्या, इसको मैं लिखूँ ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बी स्क्वायर। फिर से वही करना है, इसको और इसको कॉमन लेंगे यहाँ से, क्या ए एक्स, तो मेरे पास क्या बचेगा बी एक्स प्लस ए माइनस बी ए प्लस एक्स बी। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा ए एक्स माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी एक्स। ये हमारे पास आ गया दूसरा नंबर। जब ठीक है, तो इन दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, जो इन दोनों के बीच कॉमन आएगा, इन दोनों के बीच कॉमन क्या है ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स इन दोनों के बीच कॉमन है, और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी एक्स दो बार आ रहा है तो ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अपॉन में इन दोनों का एचसीएफ क्या है, इन दोनों के बीच जो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस बी एक्स एक बार कटा यहाँ से, तो मेरे पास फाइनली क्या टर्म आ गया ए प्लस बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरा इसका एलसीएम, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स। ये आ जाएगा मेरा आंसर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स, मतलब इनटू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के डे के। अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। सर्टेन नंबर ऑफ टू डिजिट, तो अगर मैं x और y इसकी डिजिट ले लूँ तो नंबर क्या बन जाएगा मेरे पास 10x प्लस वाई। कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि 10x प्लस वाई जो है वो मेरा 3 टाइम्स x प्लस वाई है। पहली इक्वेशन, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि 10x प्लस वाई में यदि हम 45 ऐड कर दें तो द डिजिट्स विल बी रिवर्स्ड, डिजिट्स विल बी रिवर्स्ड। कहने का मतलब है कि वो नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स, अब हमको x और y निकालना है और इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ से देखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7x इक्वल टू 2y, y की वैल्यू आ जाएगी 7/2x। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 9x इक्वल टू 9y माइनस 45, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू 5। y की वैल्यू 7/2x रखेंगे तो आ जाएगा 5x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 7। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 डिजिट्स। इसका स्क्वायर होगा 4, इसका स्क्वायर होगा 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53। तो हमारे पास आंसर आ गया 53। इसी के साथ हम यहाँ पे पहला पार्ट खत्म करते हैं CDS 2014 सेकंड पेपर का। और आपने देख लिया कि इसमें मेजरली हमने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस, रिमाइंडर के क्वेश्चंस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर थ्योरी, HCF LCM और मेजरली इन्हीं सब के टॉपिक्स रहे। और आने वाले जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो इन सब को देखिए और इसी के साथ हम चलते हैं। थैंक यू।